क्या ठीक आंसर दे पाए हो आप लोग? इन विंडोज एंटी का जो मतलब हो ना वो होता क्या है? विंडोज के अंदर एंटी है, इसका सिंपल मीनिंग होता क्या है आपका विंडोज में? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हुआ विंडोज, तो ठीक है ना। इनमें एंटी आता है, बहुत बार लिखा होगा। इसमें आपका न्यू टर्मिनोलॉजी होता है या न्यू टेक्निक होता है या न्यू टेक्नोलॉजी होता है या नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। तो राइट आंसर शायद आप लोगों ने दिया होगा, बहुत ही छोटा सा एब्रीविएशन है और सही जो इसका आंसर है ना वो न्यू टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, राइट है, न्यू टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। एंटी, विंडोज में एंटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये विंडोज जो है ना वो कौन सी कंपनी का देन है? विंडोज आपका देन है माय डियर, कौन सी कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और नो डाउट आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में अच्छे से पता होगा। इस कंपनी के अगर मैं आप लोगों को फाउंडर पूछ लूं तो आप बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। इस कंपनी के फाउंडर आप बता दोगे मुझे? पॉल एलन है। अगर मैं पूछ लूं इस कंपनी के को फाउंडर का नाम क्या है, ठीक है ना, इस कंपनी के को फाउंडर, तो इस कंपनी के को फाउंडर का नाम है बिल गेट्स, ठीक है ना। बिल गेट्स जो है ना वो इस कंपनी के को फाउंडर है। मैं पूछूं ये कंपनी कब बनी थी, तो इस कंपनी की जो आपकी फॉर्मेशन डेट है ना, आपकी ये कंपनी आई कब थी, आपकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसका सही आंसर रहेगा 1975। मैं अगर ये पूछ लूं ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे होगा, ठीक है, ये कंपनी कौन से ईयर के अंदर आई थी, सेकंड, कई बार, हाँ, तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ना वो है रेडमंड नाम की जगह पे। ये रेडमंड नाम की जगह पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ती है ये, यानी कि यूएसए की जो कैपिटल है ना वहां पे इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये एक आईटी कंपनी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इस कंपनी के सीईओ का नाम जो है ना वो क्या है? इस कंपनी के सीईओ का नाम है सत्या नडेला, ठीक है ना। सत्या नडेला इस कंपनी के सीईओ है। और इन्होंने विंडोज को बनाया है कौन से ईयर में? 1985 के अंदर इन्होंने विंडोज 1.0 लॉन्च किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपने हिस्ट्री के अंदर एक विन 95 बनाया था। विन 95 जो है ना ये आपका पहला ऐसा विंडो था जिसके अंदर स्टार्ट बटन को पब्लिश किया गया था। तो कोई आप लोगों से पूछ ले स्टार्ट बटन कौन से ईयर के अंदर आया था? विन 95 के अंदर आया था। 1995 के अंदर स्टार्ट विंडन जो बटन है ना उसको दिया गया। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कमी ये थी कि इस 95 वाले वर्जन के अंदर एक तो इंटरनेट नहीं चला करता था, मैंने एक दिन पहले भी शायद आपको शेयर किया होगा, एक इसके अंदर ना गेम नहीं चला करता था, ये भी याद रखना। और जो सबसे पहली बार विंडो 98 आई थी ना इसके अंदर आपके गेम चलने लगे थे। और उसके बाद में विंडो आई थी एक 2000 वाली विंडो, इसके अंदर पहली बार इंटरनेट चला था जिसका नाम है जीपीआरएस। और शायद आपको जीपीआरएस का फुल फॉर्म याद हो, अगर आप मेरे रेगुलर जो सेशन को अटेंड करते हो ना तो आपको मैंने श्योर है कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म आपको बताया होगा। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, ये जीपीआरएस का फुल फॉर्म है। जीपीआरएस के फॉर्म में यहाँ पे पहली बार जो है ना आपका इंटरनेट आया था। तो ये विंडोज का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मैंने शेयर की है। आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करवाऊं आपको मैं। तो आपका सही जो आंसर, एक सेकंड, ये तो नहीं हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। वो क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ विंडो 98? इनमें से कौन सा विंडो 98 का फीचर नहीं है, ये बताना आप लोग। फीचर नहीं है ये पूछा है आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, ये फीचर नहीं है विंडो 98 का, ये आप लोगों से पूछने की कोशिश की है डियर, ठीक है। तो आप इसका आंसर दो। पहला ऑप्शन, इट सपोर्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0.1। क्या ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0.1 को सपोर्ट करता था? तो जब नेटवर्क इंडिया के अंदर आया था आपका 1995 का, ये सपोर्ट कर लेता था उसको, ठीक है ना। मतलब लैन केबल को सपोर्ट करता था, जीपीआरएस के रूप में नहीं था, डायल अप नेटवर्क नहीं था। इट इज ऑल्सो सपोर्ट मैनी पेरिफेरल डिवाइस, यूएसबी, डीवीडी, हाँ ये सब कुछ चला करते थे इसके अंदर। इट वॉज अ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज WDM, मतलब इसके अंदर आपके पहली बार ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गेमिंग वाला परफॉर्मेंस आया था, या यूं कहिएगा एक प्रकार से आप लोगों का इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आई थी सबसे पहले, या थोड़ी परफॉर्मेंस एनहांस हुई थी, या यूं कहिएगा ग्राफिक्स को पहली बार यहां पे चलाया गया था। इट प्रोवाइड मल्टीपल फायरवॉल, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि
2000 में जीपीआरएस आया है। जीपीआरएस तो यहाँ था ही नहीं, और जब जीपीआरएस नहीं है तो फायरवॉल भी नहीं था यहाँ पे। और ये फायरवॉल क्या होता है, इंटरनेट पे जो गस्ट आउट होती है ना, मतलब जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो बाहर से कोई आप लोगों का आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर दे, कोई वायरस ना डाल दे। अब मान लो मैं इंटरनेट पे पढ़ा रहा हूं आपको, आपके फोन में नेट चल रहा है, तो चलते इंटरनेट के टाइम पे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई गस्ट आउट ना आ जाए, कुछ ऐसे बाहर से एक्टिविटी ना एंटर कर जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, उसके लिए आप लोग फायरवॉल का यूज करते हो। और फायरवॉल का यूज जब करते हो तो वो फायरवॉल तो इंटरनेट होगा तो यूज करोगे ना, तो इस करके इसमें तो फायरवॉल तो था ही नहीं आप लोगों का, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, इसको भी छोड़िएगा। हाँ, ये विंडो एक्सपी रिलीज्ड इन, विंडो एक्सपी जो है ना वो रिलीज हुई थी, कौन से ईयर के अंदर रिलीज हुई थी ये बताइएगा। अपने माइक्रोसॉफ्ट के हिस्ट्री के अंदर सबसे पॉपुलर विंडो रही है विंडो एक्सपी, ये याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर विंडो थी विंडो एक्सपी, और इस एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, या कई जगह पे लिखा होता है इसका मतलब एक्सट्रीम प्रोफेशनल। इसके फुल फॉर्म कभी पूछ लेते हैं, क्या है बताना है आपको। एक्सपी का मतलब या तो होता है एक्सपीरियंस या होता है एक्सट्रीम प्रोफेशनल, ठीक है ना। और ये आपके कंप्यूटर के इतिहास की सबसे पॉपुलर, मतलब नीचे कलर वो ब्लू कलर वाला टास्क बार, और अपने आप में सबसे बेहतरीन रहा होगा। मेरे हिसाब से आप जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हो, आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहले अगर कंप्यूटर चलाया होगा ना, इस नए एरा के हो तो हो सकता है विंडोज 7 से स्टार्ट किया हो, लेकिन इससे पहले थोड़े से हो, अगर आप 2005-6 के दौरान अगर कंप्यूटर यूज करने लगे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने विंडो एक्सपी को जरूर चलाया होगा। इवन 2010 तक 12 तक भी जो है ना विंडो एक्सपी का ही बोलबाला हुआ करता था, बहुत बढ़िया वाला। आगे धीरे धीरे 12 के बाद में धीरे धीरे विंडो 7 में हम एंटर किए थे, फिर विंडो 8 में आए हैं, फिर विंडो 10 में आए, और आज तो विंडो 11 में हम एंटर कर चुके हैं एट प्रेजेंट में। तो ये साल 2001 के अंदर आई थी, याद रखिएगा आप लोग। और इसके साथ ही विंडो एक्सपी ऑफिस भी आया था, वन एंड ओनली, ये हिस्ट्री को क्रिएट किया था इन्होंने। ये ऐसा कौन सा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आया था, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ऑफिस एक्सपी, ठीक है ना, ऑफिस एक्सपी। अब ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, सोचते हैं यार ऑफिस एक्सपी नाम का कुछ होता ही नहीं है। होता है भाई, 2000 जो है ना आप लोगों का, ये 3 के अंदर लॉन्च हुआ एक वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को मैं बहुत बार पढ़ाया है, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने देखो यूं पढ़ाया है, साल 2003 तक एक्सटेंशन था .doc, और 2007 से एक्सटेंशन हो गया .docx। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये वाला मैंने कंफर्म पढ़ाया होगा, पक्का पढ़ाया होगा ना। जब भी मैंने पढ़ाया तो ये बातें जरूर बताई होगी तुम्हें। 3 तक, ये 7 से, ये 3 तक वाला मतलब यही तो था, यही तो आया था। तो आपके पेपर पता क्या सवाल करेंगे, पेपर आपसे सवाल ये पूछेंगे कि ऐसा कौन सा एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आया है। अदरवाइज जितने पढ़ते हो सारे साथ के अलग अलग ही हैं आपके, ठीक है ना, लेकिन ये साथ के साथ आया है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते क्या है पेपर में इसको कहा करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, बंडल के नाम से जाना करते हैं, बंडल। ये ऑफिस बंडल हो गया, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बंडल हो गया। इसका नाम एग्जैक्ट तो अगर आप कहो तो वो यही होता है, क्या, सॉफ्टवेयर बंडल है। ये सॉफ्टवेयर बंडल में क्या है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका एमएस ऑफिस है। तो सर क्या ये एक ही बार हुआ इतिहास में, दोबारा नहीं हुआ, एक बार और हो गया अब। और वो कब हुआ सर, वो हो गया आपका जून 2021 में हो गया। मतलब बिल्कुल करंट अफेयर बता रहे हो सर, बिल्कुल बता रहा हूं। जून 2021 में क्या हुआ है, आपके पास में एक विंडो 11 और प्लस में जो है ना आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस वर्जन है ना आपका, वो 21, ये एक साथ ही पब्लिश हुए हैं। हालांकि विंडो 11 का जो डेवलपर वर्जन था वो पहले पिछले साल आ गया था, लेकिन जो पब्लिक वर्जन था, जो सब किसी के आगे आना चाहिए था, मतलब हर किसी के लैपटॉप में आने लग जाए, जैसे आज आप नया लैपटॉप लो तो आपको विंडो 11 उसके साथ मिलेगा इनबिल्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोनों जो है ना एक साथ में ये आने लग गए, और ये एक साथ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर जून 2021 में भी आया था आपका, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। इसकी घोषणाएं कई बार हुई थी, ठीक है ना, जैसे नवंबर में हुई थी, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में अपडेट किया गया था। लेकिन जो पब्लिकली हर किसी के पास में जो पहुंचना, या यूं कहिएगा वर्ल्ड वाइड इसको ओपन कर दिया था, वो ऑफिशियल डेट इसकी जून 2021 है। और इसको भी मैं इसलिए याद कर रहा हूं, देखो कई जगह आपको जनवरी मिलेगा, कई फरवरी मिलेगा, कई नवंबर में मिलेगा, पर एक पेपर में क्वेश्चन आया था ये, तब उन्होंने जून को सही माना था, तो भी हम जून को ही ठीक मानेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्योंकि इसकी घोषणाएं तो पिछले दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर से होने लग रही है। अब कौन सा महीना ठीक माने, समझ नहीं आ रहा। पेपर ने जून 2021 पे राइट की, आंसर की दिया अपना, तो भी मैं भी वही मान के चल रहा हूं। ठीक है, नैनीताल बैंक के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला। तो चलो, आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी सिखा ही देते हैं आपको कुछ ऐसे ऐसे ही। और ये पूछ क्या रहा है, पहले तो हमें उसके बारे में जिक्र करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या सिखाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपसे बहुत ही साधारण सा सवाल किया इन्होंने, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बहुत क्लोज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच में लिंक होने का काम करता है। उसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना करते हैं। और यहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको दिखाई जो दे रहा है, अगर मैं कहूं ऑफिस राइटर, यानी कि ये तो एक आप लोगों को ओपन ऑफिस राइटर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड है, कहने की जरूरत नहीं है, ये तो एक बहुत ही भरपूर मात्रा में यूज किए जाने वाले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका पावर पॉइंट है, ये भी आप लोग बहुत ही बार इसका यूज करते हो, ये भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट विंडोज 7 जो है ना आपका, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप ओएस कहा करते हो। और ये विंडोज 7 है ना, ये ऑफिस या यूं कहिएगा सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन अगर आपसे ना कंफ्यूज करता एग्जामिनर, क्या क्या आपको घुमा घुमा के सवाल पूछता है कई बार। जैसे यहां तो उन्होंने पूछ लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है बताओ, लेकिन वो ये पूछता सिस्टम मैनेजमेंट कौन सा है। तो सिस्टम मैनेजमेंट में आपका आंसर रहता है विंडोज 7। जैसे ना सवाल किसका कैसे बनता मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्ट ऐसे सवाल ही आपका, क्या कि सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताओ, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताइए। ऑप्शन आपको मैं पहले दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया एक आप लोगों को विंडोज 7, एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है यहां पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन दे दिया है मैंने आप लोगों को कंपाइलर दे दिया है, और चौथा ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटर दे दिया, चलिएगा ठीक है ना, इंटरप्रेटर दे दिया। अब ये देखो चारों ऑप्शन है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये पूछा है, या यूं कहिएगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम मैनेजमेंट का जो आपका टाइप है ना वो कौन सा है। अब ध्यान देना, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने जानबूझ के इसलिए क्वेश्चन लिया ताकि आप पेपर में कंफ्यूज होगे। ये सारे के सारे ही क्या है, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट इनमें से सिस्टम को मैनेज करने वाला केवल विंडोज 7 है। ये सिस्टम सपोर्ट है, ये दोनों के दोनों सिस्टम डेवलपमेंट है। तो ये इस तरीके के अगर सवाल एग्जाम में आए ना तो कभी भूल लेना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन सर हिंदी में भी दिखा दो। अच्छा, अगर दिक्कत हो रही है समझने में, आपको एक भी क्वेश्चन को दिक्कत हुई है आपको समझने में, अगर हुई है तो देखो मेरे पास में ये वाले क्वेश्चन तो किसी पेपर के हैं और इसी तरीके के ही हैं। अगर हुई है दिक्कत तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ। पहले मुझे बताओ, किसी को ऐसा लगा है कि अभी तक मैंने 6-7 क्वेश्चन पढ़ा दिए और एक भी सवाल समझ में नहीं आया हो तो मैं इनका चेंज करूँ। वैसे तो मैं ना हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी के अंदर ही बोल बोल के, ठीक है। वैसे रोज मैं बाइलिंगुअल ही लेके आता हूं, पर कुछ पेपर आगे दिख जाए तो क्या ही करें। हाँ, एक बार मैं इस सवाल को पढ़ता हूं जी, जिस भी बच्चे ने कहा है एक बार पढ़ लेता हूं। हाँ हाँ, एक बार रुको, जो भी आपका नाम है XYZ, इसको पढ़ो। विंडो 95, विंडोज 98 एंड विंडो NT आर नोन एज व्हाट। 3 विंडो दी रखी है, एक विंडो का नाम विंडो 95, एक 98, एक NT। ये तीनों के तीनों क्या कहलाती है। लो हिंदी बोल दिया, हिंदी बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब हिंदी में देखो, ये पेपर है, प्रीवियस है, अगले क्लास में हिंदी में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये पेपर है तो इसको सॉल्व करवा दो, अगर आपकी सहमति है तो सॉल्व करवा देता हूं, अदरवाइज छोड़ के तो वही आपका दूसरी तरीके से वही हिंदी बाइलिंगुअल आ जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, 2 मिनट रुकेगा ना तो सुनेगा ना ध्यान से तो समझ में आएगा, ठीक है ना।
अब बार बार वो स्पैम मत करो बेटा कि एक ही बात को बार बार चिपकाओ, कमेंट करो, ठीक है। एक बार कह चुका हूं, ध्यान से सुन, समझ में आएगा, हिंदी में भी समझ में आएगा। बोल हिंदी में ही रहा हूं, पंजाबी में बात नहीं कर रहा, ना उर्दू में बात कर रहा, और इनको एक्सप्लेन भी हिंदी में ही कर रहा हूं, इनकी हिंदी बना बना के ही बता रहा हूं, बशर्ते ध्यान से चुप होकर सुनेगा, कमेंट करना बंद करेगा तो। अब ठीक है ना, अब सुन ले ध्यान से चुपचाप। तो सुनो, विंडो 95 और विंडो 98 और विंडो NT, ये तीन जो है ना, तीनों के तीनों हैं, पर ये तीनों कहलाते क्या हैं? ये तीनों प्रोसेसर तो नहीं है, ये तीनों मोडेम्स तो है नहीं, ये तीनों ना ही डोमेन नेम्स है, ये तीनों के तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी याद रखिएगा, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं आप लोगों का, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, प्रोसेसर और मोडेम की बात तो चलो, बाकी तो सारी चीजें ठीक है, पर यहां पे जो समझने वाली बात है ना, वो बात क्या है? मोडेम है। ये मोडेम क्या होता है? पहली तो बात, इसका एक काम होता है क्या? ADC काम होता है, और एक इसका काम होता है DAC काम होता है। नाउ ये ADC क्या होता है सर? ADC का मतलब होता है बच्चा आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना। इसका नाम होता है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और जो DAC होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, डिजिटल टू सॉरी, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये दोनों का काम कौन करता है? आपका मोडेम करता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, ये मोडेम जो है ना, ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट इनपुट एज वेल एज आउटपुट जो है ना, हाँ, तो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों का काम कौन करता है? मोडेम करता है, ठीक है ना। और जो आपका मोडेम है, इनपुट आउटपुट दोनों की तरह, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। और ये इंटरनेट चलाने के लिए भी काम आता है, ठीक है ना। ये किसके काम आता है? आपका इंटरनेट चलाने के लिए भी काम आता है, इसको भी याद रखना। प्रोसेसर नहीं है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं इनके बारे में भी बता देता हूं। जब भी आप लोग कोई भी मेल किसी को सेंड किया करते हो, उस टाइम में आप लोग मेल एड्रेस का कैसे लिखा करते हो? मेल एड्रेस इस तरीके से लिखा होता है आपका, यूजर नेम जो है ना उसके अंदर लिखा होता है आपका, ठीक है ना, यूजर नेम @ होता है, उसके बाद में होता है उसके अंदर क्या? वेबसाइट इन्फो होती है, ठीक है ना। क्या होती है? वेबसाइट इन्फो, और उसके अंदर डॉट डोमेन होता है आपका, डॉट होता है डोमेन। अच्छा, यूजर नेम किसी बंदे का नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अपना ही नाम, सुनील बिश्नोई लिख दिया, ठीक है ना, सुनील बिश्नोई लिख दिया, @ लगा दिया। वेबसाइट मैंने मान लेते हैं लिख दी है क्या? टेक्स्ट बुक लिख दी है, टेक्स्ट बुक एक वेबसाइट लिख दी। डोमेन मैंने कॉम लगा दिया। ये तो वेबसाइट इस तरीके से लिखी जाती है। ये अब कई सारे डोमेन है। कमर्शियल पर्पस के लिए COM लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया के लिए इन लगाते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए GOV लगाते हैं, मिलिट्री वेबसाइट के लिए MIL लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? आपके डोमेन्स होते हैं। और क्या है? ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, EDU होता है एजुकेशन के लिए, इन और AC होता है एकेडमी के लिए। ये सारे के सारे डोमेन हैं, इनको आप लोगों को जरूर जो है ना वो याद कर लेना है डियर। हाँ जी, क्या आंसर दिया आपने? हाँ, मुझे पता था आप लोगों का आंसर यहाँ पे। देखो, 98 तो विंडोज का है पता है, XP भी विंडोज का है पता है, और 95 भी विंडोज का है पता है, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन आपके आगे जो उतरा है ना आगे, वो तो ME का आया है या फिर लाइनेक्स का आया है। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ME भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये विंडोज का होता है आपका, ठीक है ना। मिलेनियम एडिशन जो है ना आपका निकल के आया था साल 2000 के अंदर, एक अलग सा एडिशन निकाला था विंडोज ने, मिलेनियम एडिशन। तो ये तो विंडोज का है आपका, याद रखिएगा, और यही इसका आंसर रहेगा। ये विंडोज का नहीं है, क्योंकि यहां तक आप लोग पढ़ रहे हो ना बच्चा, ये वाले सारे पार्ट, इनको आप लोग पढ़ रहे हो डियर क्या? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें एक ही यूजर होता है पर काम मल्टीपल होते हैं। बट लाइनेक्स की बात कर रहे हो
तो लाइनेक्स जो होता है ना आपका, ये होता है डियर आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको 1991 के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है रेड हैट कंपनी, इस रेड हैट कंपनी ने इसको बनाया था। ये आपका मल्टी यूजर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार ये सवाल पूछा गया है ये कैसा है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बात को भी खास तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो कौन सा होगा हमारा, और इसका सही आंसर भी क्या होगा आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा आपका। Which of the following is not an inbuilt software application found in MS Windows? इनमें से कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपकी विंडो के अंदर इनबिल्ट नहीं पाई जाती है, नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। ये भी बताइएगा आप लोग यहां पे, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो है। एक सेकंड रुको बेटा, आपको पिछले सवाल के अंदर कंफ्यूजन आई होगी, रुको एक मिनट, मैंने देखा नहीं होगा आपके कमेंट को, देखता हूं। इन्होंने क्या पूछा है, देखो, नोट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन्होंने कहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, इन्होंने कहा विंडोज का कौन सा नहीं है। मिलेनियम एडिशन है, विंडो 98 थी, विंडो एक्सपीरियंस जो या एक्सट्रीम प्रोफेशनल भी है, विंडो 95 भी है, ये सारे विंडो के हैं। लेकिन ये विंडो का नहीं है, ये तो रेड हैट कंपनी का है, ये सारे सिंगल यूजर है, ये मल्टी यूजर है तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ये विंडोज का नहीं है ना। तो यही इसका सही आंसर था आपका, समझ गए ना। कोई इसमें गड़बड़ था तो दोबारा पूछ लेना आप लोग, कोई बात नहीं है, डाउट कितने मर्जी पूछो, चलता है आपका। हाँ जी, तो इसका सही आंसर भी शायद आप लोगों ने दे दिया होगा मुझे, कि इनमें से आपको बताना है नोट फाउंड इन एमएस विंडोज। जब आप नया नया कंप्यूटर लोगे, उसके अंदर विंडोज अगर डला हुआ है तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है ये पूछा है। तो नहीं पाया जाता, पेंट तो उसके अंदर होता है, ठीक है ना। सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर मतलब देखो पुराने आजकल के टाइम में तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ ठीक है, सीडी प्लेयर इन द सेंस है कि सीडी का कोई गाना है, कोई ऑडियो वीडियो है, उसको चलाने वाला कोई आपका प्लेयर है क्या, हाँ बिल्कुल, विंडो मीडिया प्लेयर होता है आपका। वॉल्यूम कंट्रोल भी होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर भी होता है, बस क्या नहीं होता तो वो एमएस वर्ड नहीं होता, क्योंकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी सब बात एक बार पढ़ते ही समझ में आ गई होगी, बस थोड़ा सा समझाने में जोर देना है तो वो डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर को देना है। पहली तो बात ये है क्या, इसको कहा करते हैं, याद रखिएगा, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या जानते हैं, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम से आप लोग जाना करते हो। एक बात, दूसरी बात यह है कि आपके ये अनयूज्ड जो डेटा होता है, ठीक है ना, अनयूज्ड डेटा, उस अनयूज्ड डेटा को ये कन्वर्ट कर देती है, यूज्ड डेटा के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है ये, ठीक है। अनयूज्ड डेटा को यूज्ड डेटा के अंदर कन्वर्ट, या यूं कहिएगा कि नॉन कॉन्टिन्यूअस स्पेस को कॉन्टिन्यूअस स्पेस में कन्वर्ट करती है। एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग, मान लो आपके पास में एक हार्ड डिस्क होता है, ठीक है ना, एक हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के अंदर आपने कोई भी गाने एंटर किए, गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, गाना नंबर 3 और यहां पे गाना नंबर 4, और यहां पे आपको हार्ड डिस्क दिखाई दे दी कैसी, फुल। क्या ये एक्चुअल में फुल हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि यहां पे तो गैप पड़ा है, खाली गैप पड़ा है आपका। ये चीज होती है फ्रेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का डेटा है। आपके एग्जाम में ये सेम सवाल बना हुआ है, मेरी बातों पे गौर रखना, थोड़ा सा चौकन्ने होके सुनना। टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान से सुना जाए तो ये सब्जेक्ट फेवरेट बना जा सकता है। ध्यान से पढ़ाया जाए और ध्यान से सुना जाए, दोनों की ही बात रहती है। मैं मेरी जी जान लगा रहा हूं, तुम तुम्हारी जी जान लगा के सुनने की कोशिश करना, इंटरेस्ट दिखाना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या है बात कि अगर किसी भी डिस्क के अंदर नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का डेटा है, नॉन कॉन्टिन्यूअस मतलब देखो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा गैप के बाद 2, थोड़ा गैप के बाद 3, थोड़ा गैप के बाद 4, ऐसे गैप फिल करके डेटा अगर आपका है ना, तो इसको आप नॉन कॉन्टिन्यूअस बोलते हो, और इसी को आप लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हो। और अगर ये सारा मिला दो डेटा, इस तरीके से कर दो, इस तरीके से मतलब ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दो, और थोड़ा सा गैप खाली ऐसे बच जाए, मतलब सारा अरेंज कर दो, तो बन जाएगा ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन बन जाएगा।
मतलब वैल्यूबल डेट जगह बच गया ना। ऐसे ही तो मतलब उल फिजूल से कपड़े सजा नहीं रखे, समझो ये कपड़े समेट के थोड़ा सजा के रख दिया। तो ये सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। आप अपने कंप्यूटर में ना जनरली एक काम किया करते हो, शायद डिस्क क्लीनअप करते हो, ठीक है ना, डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप के अंदर आप लोग इसका हेल्प ले सकते हो। एग्जैक्ट तो एक ऑप्शन भी होता है डीफ्रेगमेंटेटर का, देख लेना करके, आपकी हार्ड डिस्क में आपको थोड़ा स्पेस बन जाएगा, मिल जाएगा। इससे थोड़ा स्पीडअप भी होता है आपका पीसी भी। खैर, अगला सवाल आपका क्या बना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है कि व्हाट इज द विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर जो है ना, इनमें से वो क्या है ये बताइएगा आप लोग। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, इस सवाल का ठीक आंसर दीजिएगा। पर्सनल कंप्यूटर होता है, या कंप्यूटर नेटवर्क है, या फाइल मैनेजर है, या ड्राइव है, या वेब ब्राउजर है। बोलो क्या ठीक आंसर है इसका। अपने लेवल पे प्लीज सेशन को शेयर और लाइक तो कर ही दीजिएगा, इतना तो काम करिए। लो, लगभग सबने जो आंसर दिया है ना, वो दिया है वेब ब्राउजर। बट तुम पता चौंक गए, क्यों चौंक गए? इसका सही आंसर फाइल मैनेजर है। आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई होगी, सर ने गलत बता दिया होगा लगता है। नहीं, ऐसा थोड़ा ना बताया होगा। तो सुनो क्या है, जो आप सोच रहे हो ना वो क्या है वो बता देता हूँ। जो आप सोच रहे हो ना डियर, वो होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। और ये तुमसे पूछा पता है क्या, वो पूछा विंडोज एक्सप्लोरर पूछा तुमसे। अच्छा, ये भी कुछ होता है क्या? हाँ, यही होता है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, वो तो वेब ब्राउजर है इंटरनेट को चलाने के लिए। लेकिन जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो फाइल मैनेजर है, जिसके अंदर आप लोग अपनी कंप्यूटर की फाइलों को मैनेज किया करते हैं, फाइल्स फोल्डर को मैनेज करते हैं, वो ये वाला होता है। लगी लंका सबकी, सबने वेब ब्राउजर चिपका दिया था। भाई थोड़ा सा समझना था। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो फाइल मैनेजर, ये पेपर में भी आया हुआ है वैसे आपके एसबीआई क्लर्क 2014 के पेपर में। बट ये छोटा सा सवाल दिखने में ही लंका लगा देता है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इस दुनिया में आना बंद हो गया, इसकी भी लंका लग गई। इसकी लंका कब लगी सर? इसकी लंका लगी थी मई 2019 में। मई 2019 में ना आपका विंडो 10 के अंदर एक नया अपडेट दिया था, और विंडो 10 के अंदर जो अपडेट दिया था ना, उस अपडेट का ही नाम आपका क्या है विंडो 10 का जो अपडेट है ना, उसमें आ गया आपका एज नाम का ब्राउजर, ठीक है ना, एज ब्राउजर आ गया। और ये जो एज ब्राउजर है ये रिप्लेस कर चुका है इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अब आप नया लैपटॉप लेके आओ, नया पीसी लेके आओ, तो आप लोगों को वहां पे विंडो 10 है या विंडो 11 है, तो उसके अंदर आपको एज ब्राउजर देखने को मिलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका वो कौन सा रहेगा? बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज, स्क्रीन बैकग्राउंड को जो है ना आप लोग इनमें से किस नाम से पुकारा करते हो? एप्लीकेशन तो नहीं होता स्क्रीन बैकग्राउंड, विंडोज भी नहीं होता स्क्रीन बैकग्राउंड, वो होता क्या है? वो डेस्कटॉप होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है आपका, याद रखिएगा, डेस्कटॉप। बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नोन एज, स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप लोग क्या कहते हो? डेस्कटॉप के नाम से जानते हो। सिंपल है बहुत ही, पर याद करने वाला है। और इसको चलाने के लिए आप लोगों को किसका यूज करना पड़ता है? इसको चलाने के लिए आप लोगों को इस विंडो की का यूज करना होता है, ठीक है ना, विंडो की। जैसे आप विंडो की प्रेस करते हो, आप लोग पहुंच जाते हो होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, वहीं पे, या डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर चले जाते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड। क्या बात है, कितना ही तो प्यारा सवाल आपसे पूछा है, अब आप बता दोगे आसानी से। बैकग्राउंड ऑफ इमेज, बैकग्राउंड ऑफ इमेज ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो इमेज डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड इमेज जो फोटो दिखाई दे रही है, उसको क्या कहते हो? भाई उसको आप वॉलपेपर कहते हो। लगाते नहीं हो फोन के अंदर वॉलपेपर, भाई उस डेस्कटॉप पे या फोन के अंदर आइकन पड़े हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं अपना फोन ही का दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से कोई आइकन है, ये फ़ोन के अंदर भी कोई ना कोई आइकन है इस तरीके से। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, ये जो फोटो दिख रहा है, ये तो बैकग्राउंड दिख रहा है। और ये क्या है? ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, इसकी होम स्क्रीन है आपकी ये, ठीक है ना। तो इसी को ही तो आप लोग बोलोगे सिंपली, है ना। तो ये याद रख लेना आप लोग।
तो इसको आप आइकन बोलोगे। तो ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स का मतलब जो मुझे दिखाई दिया उस पर मैं क्लिक कर लूंगा, वही क्या है आपका, वही आपके ग्राफिक्स हो जाएंगे। जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो चल जाए। अच्छा, वॉल बैक नहीं है डेस्कटॉप का, ये तो कुछ नहीं है, तो वैसे दे दिया अपने मन की मर्जी से बना के। नेक्स्ट आपका है द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू। जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है वो रेफर किया जाता है, किससे रिलेटेड है आपका ये? द विजिबल स्क्रीन, जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है, द एरिया ऑफ ग्राउंड मॉनिटर, द टॉप ऑफ द माउस पैड, या इनसाइड ऑफ ए फोल्डर। क्या इसका सही आंसर रहेगा आपका? हाँ, मेरा फोन नया आ गया, हाँ, मोटोरोला। सर रिफ्रेश से कुछ होता नहीं है, फिर करते क्यों हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वहम का वहम जो है ना वो दूर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसका सही आंसर क्या रहेगा? द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है ना, वो किससे रेफर करते हो? डेस्कटॉप का मतलब द विजिबल स्क्रीन, जो दिखाई देती है वही स्क्रीन आपका क्या हो गया, इसी को आप लोग डेस्कटॉप के नाम से जान रहे हो। नेक्स्ट आपका है अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर। मेरे हिसाब से ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल बी हैपन। एक आपके कंप्यूटर के अंदर ये ब्लिंकिंग सा इंडिकेटर होता है जो आपको दिखाई देता है, जहां वहां से जहां होता है ये, जहां से आप कुछ लिखोगे तो इससे आगे आप लोगों को दिखाई देगा लिखना। तो ये क्या है आपका? इसको आप लोग कर्सर कहोगे, ठीक है ना, इसको कर्सर कहोगे। अच्छा, मुझे आप में से बताओ, मैंने कई बार बताया है, इस कर्सर से अगर मुझे लेफ्ट में लिखी हुई कोई चीज डिलीट करनी हो तो मैं किस बटन का यूज करूंगा? कोई आप में से बता सकता है क्या? कर्सर के लेफ्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो तो मैं कुछ भी डिलीट करना चाहूं तो मुझे कौन से बटन का यूज करना होगा? जिन्होंने डिलीट बताया है ना उनका गलत है, जिन्होंने बैकस्पेस दबाया बताया है उनका बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं राइट में लिखी हुई चीजों को डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं? राइट में लिखी हुई चीजों को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं कौन सी चीज का यूज करूंगा? तो मैं डिलीट की का यूज करूंगा। ये याद रखना, कंप्यूटर के अंदर कर्सर के लेफ्ट साइड कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसको डिलीट करना चाहता हूं मैं तो मैं यूज करूंगा किसका? लेफ्ट साइड लिखी हुई चीज का डिलीट करने के लिए आप लोगों को बैकस्पेस, राइट साइड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डिलीट का। ठीक है, ये है तो आसान हालांकि, पर 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बूट वर्ड लिखा हुआ है, इस बूटिंग का काम कौन करता है अपने कंप्यूटर में? कोई बताएगा? हमारे कंप्यूटर में ये बूटिंग में हेल्प कौन करता है? कौन करता है बूटिंग का काम? कंप्यूटर के अंदर बूट में हेल्प कौन करता है? चलिए, राइट आंसर कौन करता है देखते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग में हेल्प कौन करता है? सीपीयू करता है, रैम करती है, ऑन ऑफ करता। ऑन ऑफ क्या है? बूटिंग में हेल्प कौन करता है? मैंने ये नहीं पूछा बूटिंग क्या होती है। बूटिंग खुद वो होती है कंप्यूटर की ऑन या ऑफ करने की प्रोसेस में आप बूटिंग की बात करते हो। एक ने आंसर सही दिया है, दो ने भी सही दिया है, प्रीति नेहरा ने आंसर सही दिया है, और एक है सौम्या, इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, चलो, तो जिन्होंने आंसर दिया है उनका ठीक है, रोम इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। रोम क्या है? ये आपकी बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करने के लिए रोम होता है, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। रोम के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम बायोस होता है। तो आप जो बायोस बोल रहे हो ना, बायोस, बायोस आपका क्या करता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाता है। एक्चुअली हेल्प तो ये भी कर ही रहा है, नो डाउट आपका, ठीक है ना। आप सीधे डायरेक्ट आंसर दे रहे हो तो रोम दीजिएगा। पहली प्रेफरेंस आपकी दोनों ऑप्शन में भी रोम ही रहेगी। रोम के बाद में आप आते हो बायोस पे, क्योंकि रोम के लिखे गए प्रोग्राम फर्मवेयर है, फर्मवेयर में एक बायोस है जो इनपुट आउटपुट सिस्टम पे काम करेगा। ऐसे आपका बूटस्ट्रैप लोडर भी होता है, वो अलग पार्ट, थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो गया, लेकिन इसका फेमस या सही आंसर इसका सिंपल क्या है? यही है। बूटिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं? बूटिंग के टाइप, पहला टाइप कौन सा है आपका? पहला टाइप होता है कोल्ड बूटिंग। दूसरा टाइप कौन सा होता है बताना? दूसरा टाइप होता है आपका वार्म बूटिंग। मुझे कोई बताएगा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या क्या होता है? कोल्ड और वार्म बूटिंग में क्या क्या होता है, कोई बताएगा?
खुराना जी, आपने सबसे पहले दिया था, शाबाश बेटा। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को चालू करना, कोल्ड बूटिंग को स्टार्ट करना, वार्म से रीस्टार्ट करना। ठीक है। तो जो दे रहे हैं आंसर वो ऑलमोस्ट ठीक दे रहे हैं। कोल्ड का मतलब होता है आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ठीक है ना। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो आपको कोल्ड बूटिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर कंप्यूटर को आप लोग जो है ना वो पावर ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है ना, अरे नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है माफ करना। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है आपके कंप्यूटर को पावर ऑन ऑफ करना, ठीक है ना, पावर ऑन ऑफ करना। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ठीक है ना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को वार्म बूटिंग है। पावर ऑन ऑफ कंप्यूटर का जो होता है ना वो आपका कोल्ड है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कंप्यूटर के अंदर शटडाउन वाली बात पूछूं आपको मैं, ठीक है ना, शटडाउन, तो शटडाउन कंप्यूटर अगर हो रहा है तो वो किसके अंदर आता है? तो वो आपको कोल्ड बूटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइक द फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। ग्राफिकल पिक्चर है हमारे, और जो कि हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, उनको क्या कहते हो आप लोग? कोई भी ग्राफिकल पिक्चर जो हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई दे, वटेवर कोई ग्राफिकल पिक्चर, हम लोगों को सिंपली बात कर रहे हैं, ये हमारा हुआ डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के ऊपर जो भी ये पिक्चर है, पिक्चर इन द सेंस कि जो आपके ये छोटे 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 डिब्बे बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये ग्राफिकल पिक्चर में आइकन्स है। इनको क्या बोलते हो आप? आइकन, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप क्लिक करते हो और ये अपने एक पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको आप लोग आइकन्स बोलते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको आप आइकन्स के नाम से जो है ना वो दिखाया करते हैं या जाना करते हैं डियर, ठीक है। अच्छा, ये आइकन है ना, ये आता किसका पार्ट है? ये GUI का पार्ट माना जाता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइकन कहिएगा या आप कह सकते हो क्या मेन्यू कहिएगा। आइकन है, मेन्यू है, या आप लोग और कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या आइकन मेन्यू के अलावा? हाँ, आइकन मेन्यू के अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो माउस, ठीक है ना। माउस जो है ना वो भी एक इसका एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। आइकन है, मेन्यू है, माउस है, ठीक है। या आपका और एग्जाम्पल इसके अंदर कौन सा आएगा? STYLUS स्टेलस है। या आपका कोई और एग्जाम्पल आएगा तो वो आपका आएगा लाइट पेन आएगा, ठीक है ना, लाइट पेन आएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आइकन के ही, मतलब सॉरी GUI के एग्जाम्पल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ही एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी, देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। ये एग्जामिनर जो पूछता है ना तब लंका लग जाती है। एग्जाम में जब सवाल आते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसका आंसर ना आए तो, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आपका? ब्लैंक्स एंड कंटेन प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड। किसके अंदर प्रोग्राम होता है जिसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। हाँ जी जस्सी। सर मुझे रैम, ग्राफिक्स की गीगा हर्ट्ज और कोर समझ नहीं आते। एक डेस्कटॉप वाला चैप्टर करवाता हूँ आपको मैं, हो सकता है परसों या बुधवार को हो सकता है मैं भी करवाऊँ, समझ में आ जाएगा। नहीं, आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। देखो पॉइंटर इसका आंसर होगा नहीं, बटन इसका आंसर होगा नहीं। दो ही ऑप्शन में है कंफ्यूजन, या तो ये होगा और या आंसर ये होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मतलब या तो मेन्यू होगा या आइकन होगा। तो ध्यान देना, प्रोग्राम किस में रहते हैं? प्रोग्राम पूरा आइकन के अंदर फंसा हुआ होता है। मेन्यू के अंदर प्रोग्राम नहीं है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू होते हैं। पहला तो बात ये भी इंपॉर्टेंट है, मेन्यू में सब मेन्यू होता है। और सब मेन्यू के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? कोई टास्क देखने को मिलती है, राइट, जो आप जिस पे काम कर सकते हो, सिंगल एक कोई काम। लेकिन पूरा प्रोग्राम तो आइकन में ही है। जैसे आप लोगों ने एक कोई आइकन बना हुआ होगा किसी भी चीज़ का। मैं इसी कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप स्क्रीन खोल लेता हूँ, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का होम पेज कहाँ है भैया? ये रहा, कंप्यूटर का होम पेज है। आपको हो सकता है विजिबल हो, ये हैप्पी टीचर्स डे चलो मैंने लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सारे आइकन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ना, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। इधर जूम किया जाए, ठीक है ना, ये जूम किया जाए तो मेरे पास में ये कुछ आइकन्स है। लाइक मेरे पास में पिकासा 3 बना हुआ है,
ये फोटो व्यूअर एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है। ये पिकासा का एक क्या है, आइकन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लेते हैं और क्या है, ये आपका एक एनिडेक्स का आइकन बना हुआ है, ये नोट का आइकन बना हुआ है, ये अब प्रोग्राम गूगल क्रोम का आइकन है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये गूगल क्रोम नाम का प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ये मैक्सअप का एक आइकन बना हुआ है, ये खुद इसका पीसी का एक आइकन बना हुआ है। बाकी ज़्यादा मैंने इसके स्क्रीन पे कुछ रखा नहीं है। नोट 5 का एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। और तो स्क्रीन के ऊपर कुछ है नहीं मेरे, एक बंदर का आइकन बना हुआ है तो बंदर फोटो है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात पे हम लोग आते हैं। अगली बात कौन सी, तो आइकन आप शायद समझ गए होंगे जिसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है, टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन डिस्क आइकन एंड देन। टू ओपन डिस्क, किसी भी डिस्क की अगर आप लोगों की बात पूछी है तो होगा क्या। देखो मान लेते हैं, सिंपल आपसे सवाल ये पूछा है कि किसी भी आइकन से आप प्रोग्राम चलाना चाहते हो या किसी भी डिस्क को ओपन करना चाहते हो तो करते क्या हो। तो आप माउस पे डबल क्लिक करते हो ना, नोटिस किया होगा ना आप लोगों ने। जैसे कोई आइकन है आपका, व्हाटएवर कोई गूगल क्रोम का आइकन पड़ा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तभी जाके वो आइकन खुलेगा। कोई फाइल फोल्डर है उसके पर डबल क्लिक करोगे तो सिंगल क्लिक से तो डार्क हो जाएगा, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है, कहीं और से पकड़ के लेके जा सकते हो उसको कहीं पे भी। लेकिन डबल क्लिक से जो है ना वो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन डिस्क है, डिस्क ओपन करना है या आपको कोई आइकन से कोई आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो आप लोग डबल क्लिक का यूज़ किया करते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला जो सवाल हमारा है वो क्या है, व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड। जब आप लोग अपने एक आइकन को मूव करते हो, मैंने अभी आप लोगों को ये कहा है कि मान लेते हैं मेरे पास में एक आइकन यहाँ पे पड़ा है और इसको यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ, तो माउस के अंदर आप लेफ्ट की वाला बटन उस आइकन पे दबाएं, उसको ड्रैग करें और यहाँ पे ले आएं। सिंपल सा तरीका है, उसको ड्रैगिंग कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप हो तो लैपटॉप में भी लेफ्ट की वाला बटन होता है, उसको प्रेस किया और उस माउस कर्सर से आप लोग टच पैड के कर्सर से ट्रर करके ले आए, सीधी सी बात है। तो ये क्या होता है, इसको आप लोग ड्रैगिंग कंडीशन के नाम से जाना करते हैं, ये ड्रैगिंग होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा बना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना द टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर, किसी भी फोल्डर का कंटेंट है उसको अगर आप लोगों को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। भी मान लेते हैं एक फोल्डर है, उस फोल्डर का कितना एमबी का साइज होगा, कितना एमबी का साइज होगा, कहाँ का लोकेशन होगा, व्हाटएवर क्या चीज है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपने देखा हो ना, या कई बार आप कर्सर भी ले जाते हो तो भी हो जाता है, वहां पे कर्सर ले जाते हो तो आपको नीचे उसमें इंफॉर्मेशन शो होने लग जाती है, इतने एमबी का है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के लिए और भी बहुत तरीके हैं वैसे, जैसे राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज को आप लोग देख सकते हो, वो भी एक तरीका है। लेकिन मेनली मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चल रहा हूं ना मैं, तो मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। नेम इट कोलैप्स इट नहीं है। चलो मुझे आप में से कोई बताओ, किसी भी फोल्डर को रीनेम करना हो तो कौन सी फंक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन बताएगा, देखते हैं कौन इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। कौन सी फंक्शन की नीड होती है किसी भी फोल्डर को रीनेम करना हो तो। शाबाश, बहुत खूब। शाबाश, ठीक है ना। रीनेम करने के लिए आप लोगों को फंक्शन नंबर की 2 है, और किसी फोल्डर में से 2 है, और किसी भी फोल्डर में से मुझे कुछ सर्च करना हो, ठीक है ना, सर्च करना हो तो मैं कौन सी की का यूज करूंगा। इतने इजी क्वेश्चन तो डीआरडीओ में नहीं पूछ सकते हैं, ये तो क्वेश्चन बैंक और एसएससी लेवल के हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ के थोड़े से हाई लेवल के मैं कल परसों और करवा रहा था आप लोगों को, तो ये एसएससी और बैंक लेवल के क्वेश्चन है। कई बार कोई हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए, डिपेंड करता है वो तो एग्जामिनर पे। सर्च करने के लिए कौन सा बताया आपने, F5 बता रहे हो साई। सर्च करने वाले किसी ने नहीं बताया। F3 होता है भाई, ये सर्च करने के लिए F3, ठीक है ना, F3 सर्च करने के लिए होता है। और जो तुम F5 बता रहे हो ना, F5 का काम क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है वो, ठीक है ना। F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए।
चलिए नेक्स्ट कौन सा बनता है हमारा, फैक्टर मेकिंग विंडोज पॉपुलर। विंडोज को पॉपुलर बनाने वाला सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो क्या है, विंडोज को पॉपुलर बनाने वाला। मल्टीटास्किंग कैपेसिटी ये कोई फैक्टर नहीं है। मल्टीटास्किंग तो विंडोज को पॉपुलर बनाए जरूरी नहीं है, आईओएस भी तो है आपका, ठीक है ना। सबसे बड़ा फैक्टर है डेस्कटॉप के फीचर, ठीक है ना। एक ही डेस्कटॉप से आप लोग मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो और डेस्कटॉप पे आके आप अपने सारे जो कंप्यूटर के अंदर जो है उसको आप लोग स्क्रीन के ऊपर सजा सकते हो। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। यूजर फ्रेंडली नहीं कह सकते, बीइंग इनएक्सपेंसिव है ये नहीं कह सकते। डेस्कटॉप फीचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू। सारी की सारी फाइल डिलीट अगर कर देते हो आप लोग, आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी फाइल डिलीट करोगे तो आपकी हमेशा फाइल जाएगी रिसाइकल बिन में, ठीक है ना। लेकिन आपका थोड़ा काम खुरापाती प्रकार का है, आप थोड़ा ना अलग लेवल की चीजें सर्च करते हो, अलग लेवल की चीजें डाउनलोड करते हो और आप चाहते हो कि वो चीज डिलीट हुई रिसाइकल बिन में भी ना जाए। ऐसी चीज जो मतलब वैसे तो रिसाइकल बिन से आप डिलीट कर सकते हो लेकिन आप चाहते हो परमानेंट डिलीट हो, तो आपको तरीका बता देता हूं क्या करना है। आपको करना होगा शिफ्ट प्लस में डिलीट बटन दबाना होगा, ठीक है ना। आप नॉर्मल डिलीट दबाओगे तो आप रिसाइकल बिन में जाओगे, लेकिन आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट प्लस में डिलीट दबा दीजिएगा। वो कंप्यूटर से चला गया, आपका गायब हो गया, अब तो नहीं देख पाओगे उसे, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ये खुरापाती काम आप पहले सीख लेते हो, लेकिन मैंने भी बता ही दिया, थोड़ा थोड़ा तो काम आएगा आपके लिए भी। चलिए सर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, जर्नली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। जर्नली आप लोग रिसाइकल बिन को लोकेट कहां देखते हो, डेस्कटॉप के ऊपर। कुछ और हो ना हो, नया कंप्यूटर आए, सबसे पहले उसके अंदर ना डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का डब्बा जरूर होगा, डस्टबिन तो जरूर रखा होगा उसके ऊपर, और कुछ हो ना हो, ठीक है। तो ये आपको डेस्कटॉप पे ही दिखाई देता है जनरली, ठीक है। वैसे आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हो ना तो एक काम और भी कर सकते हो आप ना विंडो प्लस में आर वाला बटन दबाओगे तो आप लोगों को एक रन कमांड खुलती हुई दिखाई देगी। ये रन कमांड खुलेगी ना आपकी, उसके अंदर आप लोग लिख देना TEMP, वैसे तो आपको पता होगा टेम्प, और टेम्प लिख के जब आप लोग एंटर करने वाले हो, टेम्प के बाद में एंटर करोगे तो आप लोगों को जो है ना एक टेम्परेरी फाइल का फोल्डर दिख जाएगा पूरा का पूरा। उनको आप क्या करिएगा, उनको आप लोग कंट्रोल प्लस में A यानी कि सिलेक्ट ऑल करके और डिलीट कर देना सबको। कुछ फाइलें डिलीट नहीं होएंगी, सारी डिलीट नहीं होती, कुछ रह जाती है, और वो सारी की सारी चली कहाँ जा, उनको डिलीट ऐसे मत करना, डिलीट उनको शिफ्ट प्लस डिलीट करना, ताकि वो जो है ना हमेशा परमानेंट डिलीट हो जाए। शिफ्ट प्लस में डिलीट ही करना उनको, एक तरीका। दूसरा, इसी टेम्प की जगह लिख देना परसेंटेज टेम्प, परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज, अरे यही फाइल एंटर करके कंट्रोल A करके शिफ्ट डिलीट कर देना। तीसरा है यहाँ पे लिख देना RECENT, रीसेंट। रिसेंट मतलब जो आपने रिसेंट एक्टिविटी की थी वो सारी इसके अंदर शो हो जाएगी, और उसको भी आप ऐसे डिलीट कर देना। तो इससे कंप्यूटर के आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स होती है ना, जंक फाइल्स होती है, वो सारी डिलीट हो जाती है और आपको थोड़ा सा महसूस होगा अलग ही चलता हुआ, ठीक है ना। हेलो सर, आई एम न्यू हेयर, स्वागतम डियर आपका। सर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ डियर, पंजाबी में कहाँ पढ़ा रहा हूँ? अरे आज यार ये कोई पेपर मेरे आगे आ गया जो इंग्लिश में ही था, तो करके गलती होगी भाई। हर रोज बाइलिंगुअल ही लेके आता हूँ, ठीक है ना। आज ये कोई पेपर आगे आ गया जो केवल इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो जुल्म तो हुआ नहीं है यार। हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में पढ़ पढ़ के, हैं। थोड़ा तो अपना भी कोशिश करो, आप इतना तो लेवल बढ़ाओ, सरकारी नौकरी लगने वाले हो, कितने दूर अछूते रहोगे इस आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से। मतलब मैं बात तो इंग्लिश में कर ही नहीं रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। जब तक मैं इसको सेटिस्फाई करके समझा नहीं दे देता हूँ तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने ये पढ़ा है, जर्नली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। आप आमतौर पे रिसाइकल बिन को चलाते हो जो कि आइकन कहाँ पड़ा रहता है, आंसर था डेस्कटॉप पे पड़ा रहता है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, और नहीं सीखोगे फिर सरकारी नौकरी में जाना है, कैसे मैनेज कर पाओगे? एक अपने माइंड को बाइस्ड माइंड मत बनाओ कि बस वो दिखते ही तुम जज करने लगते हो कि यार बस लिखा हुआ इंग्लिश तो मुझे समझ में आएगा ही नहीं।
ऐसे 22 होके जज मत करो, थोड़ा वक्त बिताओ 5-10 मिनट का, सवाल समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है, खुद को पता लग जाता है कि बंदा किस तरीके से हमें डिलीवर कर रहा हूँ। कोई भी इंसान हो, उसको खुद का तो पता है ना, मुझे पता लग जाता है कि मैं जैसा डिलीवर कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना। बाकी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बाइलिंगुअल डेटा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ हो ना, फिर भी आप कंप्यूटर का क्वेश्चन तो इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करोगे, हिंदी वाला तो तुम्हें इससे भी भयंकर मुश्किल लगता है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आज आ गया एक पेपर तो इसको छोड़िएगा। हाँ, द टास्क बार इज लोकेटेड। अब देखो कितना सिंपल सा सवाल है, पूछा टास्क बार जो है ना वो कहाँ पे रहती है कंप्यूटर में। तो टास्क बार आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ रहती है, सबसे नीचे वाली जो पट्टी है ना आपकी, उसको आप लोग टास्क बार के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या नाम से जानते हो, टास्क बार के नाम से। तो एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से के अंदर जो है ना ये टास्क बार रहती है। इसको भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेने दिए है। सर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम भी हिंदी में लिखवा दे। वाह भाई साहब, एक जना कह रहा है सर संस्कृत में पढ़ाइए। हाँ बेटा जरूर पढ़ाएंगे, ऐसे क्या बात कर दी तुमने। आज अभी संस्कृत में पढ़ाएंगे, थोड़ी देर बाद भी, उसके बाद हम पंजाबी में पढ़ाएंगे, फिर तेलुगु में पढ़ाएंगे, फिर मलयालम में पढ़ाएंगे। क्या बात करते हो, सी लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सब पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। ये तो नहीं विजिबल है। नेक्स्ट, चॉइसेस आर रेफर्ड टू एज। जो चॉइसेस होती है ना उनको क्या कहते हो, चॉइसेस को ऑप्शंस कहते हो। ये तुम्हारे आगे चॉइस ही होते हैं ना, इनको आप ऑप्शंस के नाम से जानते हो। तो कंप्यूटर के अंदर जो चॉइसेस है उन्हीं को ही आप लोग क्या है ऑप्शंस के नाम से जानते हो। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एट। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे डेट और टाइम जो होती है ना वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, एक्चुअली वो अवेलेबल होती है, उस जगह का नाम होता है आपका सिस्टम ट्रे, ठीक है ना। उसको आप लोग कहते हो सिस्टम ट्रे। और ये सिस्टम ट्रे कहाँ होती है, सिस्टम ट्रे होती है टास्क बार के अंदर। और इस सिस्टम ट्रे को चलाता कौन है, इस सिस्टम ट्रे को चलाता है डियर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना आपके, वो सिस्टम ट्रे को चलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही चलाते हैं सिस्टम ट्रे को। डेट है, टाइम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है डेट देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको टाइम देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को साउंड ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को खैर वॉल्यूम और साउंड ये तो चलो ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का चलो कह सकते हो आप लोग। साउंड की सेटिंग्स देखने को मिलती है, ये कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के अंदर आप लोगों को लैंग्वेज ऑप्शन देखने को मिलता है, इसी के अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ ऑप्शन जो है ना वो देखने को मिलता है, इसी के अंदर आप लोगों को नेटवर्क ऑप्शन जो होता है नेटवर्क वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कोई पेरिफेरल डिवाइस है, यूएसबी ऑप्शन है, वो भी आपको इसी के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो फीचर्स रहते हैं आपके, ये सारे सिस्टम ट्रे के ही हैं। और ये सिस्टम ट्रे होती कहाँ पे है, टास्क बार के अंदर होती है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए डियर, तो ये पॉइंट तो आप लोगों के लिए